तो यहाँ पर अपन कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन अप्रोच देखेंगे कि किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो उसकी कुछ ट्रिक्स अपन सीखेंगे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है एज इट इज क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। एज इट इज नहीं मिलेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अपने यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका जो है, इंक्रीज इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इंप्लाइज डैश इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा यहाँ पे कि इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जीडीपी का मतलब क्या है कि आपके गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, है ना। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी कहलाती है। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर यहां पे रियल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि रियल जीडीपी है उसमें अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होगा इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तभी तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अब देखिए ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं, है ना, असर्शन, रीजन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा करो। इनमें आपको आता तो है बट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट 1 कि टैक्स इज अ लीगली कंपलसरी पेमेंट। तो क्या टैक्स एक लीगली कंपलसरी पेमेंट है? ऑब्वियसली टैक्स है, भरना पड़ता है, ठीक है। दूसरा कहता है डायरेक्ट टैक्स आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्ट टैक्स आता है क्या वो कैपिटल रिसीट्स हैं? ठीक है। तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स यहाँ पर आपकी क्या होती है कि या तो आपका असेट्स उससे क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, या फिर यहाँ पर लायबिलिटी आपकी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। ऐसे अगर पैसा आपके पास आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, ना तो असेट पर कोई इंपैक्ट होता है ना ही लायबिलिटी पे आपका कोई इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दिया है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर द कैपिटल रिसीट। तो क्या ये कैपिटल रिसीट है? बिल्कुल नहीं है। क्या डायरेक्ट टैक्स आपके पास अगर आता है तो उससे आपके असेट्स पे कोई फर्क पड़ता है या लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। जो आपका इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स है वो तो क्या है, वो एक इनकम का सोर्स है ना। वो अपन ने दिए थोड़ी थे पैसे किसी को कि वापस ले रहे हो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये एक रेवेन्यू रिसीट होगा, कैपिटल रिसीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ठीक है। तो 1 is true and 2 is false, C is your correct answer, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ। जो बीओपी डेफिसिट है वो किसका एक्सेस है, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके करेंट अकाउंट पेमेंट ओवर करेंट अकाउंट रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट या अकोमोडेटिंग पेमेंट ओवर अकोमोडेटिंग रिसीट। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बीओपी को समझिए। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन द वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इंडिया है उसका जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का लेन देन होता है किससे? वर्ल्ड की सारी कंट्रीज से। तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है 3 हेडिंग आती है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके एक्चुअल में 3 हेडिंग होती है बट इंडिया में इसको अपन 2 हेड में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो 2 हेड जो इंडिया में है कौन कौन से हैं? एक होता है आपका करेंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक आपका करेंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये 3 क्राइटेरियाज में चलता है, एक करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक और होता है फाइनेंशियल अकाउंट। बट इंडिया में ये फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बनता है। हमारी जो आरबीआई है ना, तो आरबीआई क्या करती है कि 2 ही हेड में डिवाइड करती है, सिर्फ करेंट और कैपिटल में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे आपको बताया इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना हमारा लेन देन होता है सारी दुनिया के साथ वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसमें 2 हेड है, एक है आपका करेंट हेड और एक है कैपिटल हेड। करेंट हेड के अंदर आपके 3 आइटम्स आते हैं, जैसे कि आपका बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स और ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। और कैपिटल में क्या आता है? तो कैपिटल में आपके एफडीआई, एफआईआई ऐसे करके इंस्टीट्यूशंस या आपके जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहां पर आते हैं, ठीक। चलिए अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए अपन ने डेफिनेशन देखी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा। ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीप्ट, है ना। तो ऑटोनोमस पेमेंट मतलब क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली आपके जो पेमेंट्स हैं और वो ही आपकी जो रिसीट्स हैं, तो उनका जो वेरिएशन है या डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? आपका एक्सेस या डेफिसिट ऑफ द बीओपी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ। तो जो डेफिसिट है वो किसका एक्सेस है? तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट। पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है, इसी वजह से ये क्या है? आपका डेफिसिट लिखा हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को पहचानना है अपन को, जो टर्म्स है ना उनके कीवर्ड पकड़िए। अगर डेफिसिट लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट ज्यादा हो रही होगी और रिसीट्स यहां पे कम हो रही होंगी। तो बस अगर कीवर्ड आपने पकड़ लिया तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी आरबीआई है डिसाइड टू बाय इंडियन करेंसी। तो उसने फैसला लिया कि और ज्यादा इंडियन करेंसी अपन बाय करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक इज पॉसिबल अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो देखिए एक्सचेंज रेट सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था उसमें दो तरीके के एक्सचेंज थे। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। देखो एक्सचेंज रेट जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग, ठीक है। तो एक होता है आपका फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है, जो आरबीआई है तो आरबीआई यहां पर डिसीजन नहीं लेती है, यहां पर डिसीजन होता है किससे, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो मार्केट फोर्स है, डिमांड और सप्लाई है, वो यहां पर डिसाइड करते हैं, आरबीआई का कोई भी इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर जब अपन बात करते हैं फ्लोटिंग की, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आरबीआई डेफिनेटली इंटरफेयर करता है और यहां पर उसी की बात हो रही है। देखो कहा गया ना कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम यहां पर क्या करेंगे, इंडियन करेंसी को और ज्यादा परचेज करने पर प्रेफरेंस देंगे। तो सेम चीज यहां पर हुई है। तो जैसे कि अपन ने देखा जब आरबीआई इंटरफेयर कर रही है, इसका मतलब कौन सा रेट हो गया आपका, फ्लोटिंग दिख रहा है ऑप्शन में, ये रहा आपका यहां पर मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे बोला ना की टर्म्स पकड़ना है आपको, तो यहां पर आपने की टर्म पकड़ लिया कि आरबीआई ने क्या किया है, डिसाइड किया है। अगर आरबीआई डिसाइड कर रही है मतलब फिक्स्ड तो नहीं है, और फिक्स्ड नहीं है तो बचा क्या, फ्लोटिंग, ऑप्शन में फ्लोटिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका कहता है वही असर्शन और रीजन। यहां पर फिर से आपको बहुत ध्यान से करना है, एकदम ठंडे दिमाग से करना, हाइपर नहीं होना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है। तो उस टाइम अपन को क्या करना है कि दिमाग ठंडा रखना और आराम से स्टेटमेंट को रीड करना है। बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये क्या पूछ लिया, एकदम जब फर्स्ट इंप्रेशन आता है ना तो लगता है क्या पूछ लिया, बहुत ईजी रहता है। एकदम दिमाग ठंडा रखो और आराम से सॉल्व करो। तो देखना, रिकवरी ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू रिसीट फॉर गवर्नमेंट। जो रिकवरी ऑफ लोन है, तो अभी बताया था कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अगर लोन जो है दिया हुआ है अपन ने, तो अपने लिए क्या हुआ, वो डेटर कहलाएंगे ना, और डेटर अपने लिए क्या होता है, एक असेट होता है। तो अगर लोन की रिकवरी हो रही है, ये जो लोन है वापस दिया जा रहा है, तो आपका क्या कम हो रहा है, डेटर यहां पर कम हो रहा है, और डेटर एक असेट है। तो रेवेन्यू, तो रिकवरी ऑफ लोन इज अ रेवेन्यू रिसीट। ये क्या रेवेन्यू रिसीट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असेट कम हो रहा है आपका, और रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है, असेट कम नहीं होता है ना, असेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पड़ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, है बिल्कुल सिंपल, है ना। चलिए फिर दूसरा स्टेटमेंट, रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल असेट। क्या रिकवरी ऑफ लोन से फाइनेंशियल असेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी बताया ना कि लोन क्या है, आपके डेटर, और डेटर असेट कहलाते हैं। और यहां पर अगर असेट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहां पर आपका ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे देखिए आपका ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो गलत है और बी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अप्रोच रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ ₹600 करोड़, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है 600 करोड़ और इंपोर्ट कर रही है 450 करोड़, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अपन किस में, इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो अपन सरप्लस में है, ये बात तो है। अब द वैल्यू ऑफ बीओटी, तो यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको बताना है कि कितना बैलेंस आएगा। तो सरप्लस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस आएगा, और डिफरेंस आप निकाल ही सकते हो। तो 600 में से 450 यहां पर माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर कि सरप्लस ऑफ 150 करोड़। तो यहां पर बी आपका आंसर हो जाएगा, सरप्लस ऑफ 150 करोड़। क्यों सरप्लस क्यों आया, ये डेफिसिट भी तो हो सकता था। तो एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, देखो 150 देख के तुरंत आंसर मत लगा देना कि 600 माइनस 150 करा और यहां पे दिख गया 150 तो आपने आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले देखो यहां पे क्या पूछा गया है, एक्सपोर्ट है 600 का, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट अपन ज्यादा कर रहे हैं, और इंपोर्ट कितना है 450 करोड़ का। तो इंपोर्ट अपन कम कर रहे हैं, अगर इंपोर्ट कम कर रहे हैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब पैसा अपने पास ज्यादा आ रहा है, तो सरप्लस है, और सरप्लस कितने का है 150 करोड़ का, ठीक है। ऐसी अप्रोच रखनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर
अगला जो है आपका रेमिटेंसेस टू इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड वुड बी एंटर्ड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बीओपी के कौन से साइड में आएगा और कौन से अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो क्या है देखो रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जो अपने सिटीजन्स के द्वारा बाहर से आपको पैसा ट्रांसफर किया जाता है उनको अपन रेमिटेंस कह देते हैं। तो अपने लिए क्या हुआ, एक प्रकार से एक प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई। तो अपन ने एक लॉ पढ़ा है अकाउंट्स में कि ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो ये जो रेमिटेंस है ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट देखो दो है ऑप्शन, एक क्रेडिट ये है, एक क्रेडिट ये है। तो क्रेडिट तो होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन 1 सी और ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचे अपने पास दो। तो अब देखते हैं दूसरी साइड। तो रेमिटेंस जो है कौन सी साइड आएगा या कौन से अकाउंट में आएगा, क्या ये करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रांसफर पेमेंट्स जो करंट अकाउंट का पार्ट है वो ही आपका रेमिटेंस कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट, और वो भी करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये भी गलत है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी पेपर आता है, बस दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखो और फिर क्वेश्चंस को पढ़ो और उनको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स इज इम्पोज्ड जनरली ऑन। तो जिसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है उसको अपन यहां पर क्या कहते हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स कहेंगे, या फिर सेलर ऑफ गुड्स उस पर लगा सकते हैं, या फिर बायर ऑफ गुड्स, या फिर इनकम अर्नर्स। तो किस पर लगाओगे भाई, देखो यहां बात हो रही है ऐसे टैक्स की जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स, जिसका कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम अर्नर्स पे लगता है ना, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उन पे लगता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो बस ये अपन ने देखा क्या, एक छोटा सा की टर्म देखा कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, तो इनकम टैक्स आपने सुना होगा डायरेक्ट टैक्स है, तो वही इनकम अर्नर्स पे आपका डायरेक्ट टैक्स लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट किताब से क्वेश्चन उठकर नहीं आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा एनालाइज करना चीजों को, बिल्कुल बन जाएगा आंसर आपसे। आपने सब पढ़ रखा है, ये सारी चीजें आपसे बनती होंगी, अगर ये हम सॉल्व नहीं करते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, बट क्योंकि अपन इस तरीके से यहाँ पे की टर्म्स को देख के चल रहे हैं, बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें, है ना। चलिए फिर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो ये कहता है यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप, जो ई एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ई और एफ, इसके बीच में जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एडी दिया है, यहाँ पे एडी1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिमांड है और ये एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी वो डिमांड है, और यहाँ पर अभी जो है वो दिखा रहा है आपको। तो होनी इतनी चाहिए थी डिमांड, बट है कम। तो अगर डिमांड कम है तो उसको अपन बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन बोलते हैं ना जब डिमांड कम हो जाती है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में देखने के, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, इफ इन एन इकोनॉमी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ डिमांड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सच अ सिचुएशन वुड बी नोन एज डैश। तो उसको अपन क्या बोलेंगे। यहां देखो किसकी बात हो रही है कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, यहीं से आपको की टर्म मिल गया, पकड़ लिया आपने, ठीक है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल, शॉर्ट ऑफ डिमांड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सच सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, तो जहां डिमांड फॉल हो जाती है ऐसी सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। याद रहेगा, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो एक ही चीज आपने देखी कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, और अगर डिमांड फॉल हो रही है इसका मतलब डिफ्लेशन है, और डिफ्लेशन है तो उसको अपन ने लिख दिया यहां पर डिफ्लेशनरी गैप, सिंपल। तो ये तरीका रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। इसी तरीके से पीवाईक्यू अपन करते रहेंगे सॉल्व, और भी आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करो चीजों को, अच्छी तरीके से पढ़ो, और एकदम इसी तरीके से सॉल्व करना है, अप्रोच यही रखनी चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।